जी, आज का हमारा टॉपिक जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। यानी कि हमने जो रिलेशन था पर लीनियर काइनेटिक एनर्जी वो हमने फाइंड किया था हाफ एम वी स्केयर। और अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के केस में हमारे पास इसका क्या रिलेशन आता है। डेफिनेटली आपको पता है एम रिप्लेस होता है आई से और वी रिप्लेस होता है ओमेगा से। तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो इंशाल्लाह आई और ओमेगा में होगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हम उसका फार्मूला और उसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन है वो हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह जी। तो सबसे पहले है जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेटली जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होगी तो वो मोशन में है। मोशन में होने का मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। क्योंकि वो रोटेट कर रहा है तो इस वजह से उसकी जो एनर्जी होगी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हम एक रिजिड बॉडी लेंगे और उसको रोटेट करवाएंगे। डेफिनेटली वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगी। यहाँ पर हमारे पास एक स्फीयर है, वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसको आप रोटेशन भी कह सकते हैं या स्पिन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा है या रोटेट कर रहा है। तो आप इसको रोटेशन और अबाउट इट्स ओन एक्सिस या स्पिन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है जो रोटेट कर रही है। तो डेफिनेटली हम इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी होगी जिनका कोई ख़ास मैस होगा। लेट्स सपोज हम इसको मैसेज में डिवाइड करते हैं। हम मैसेज M1 M2 M3 एंड सो ऑन फॉर Mn पार्टिकल्स के लिए उनके मैसेज होंगे। इसी तरह उनका रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज़ भी होंगी, लीनियर वेलोसिटीज़, ठीक है। यहाँ पर ये बात याद रखें, मैंने ये कई बात दोहराई है कि जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो उसमें जो हमारे पास किसी बॉडी की लीनियर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसा कि डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होते हैं, वो चेंज होते हैं ड्यूरिंग रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। लेकिन इसकी जो एंगुलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, वो चेंज नहीं होते। तो डेफिनेटली हमारे पास मैस, हर मैस के लिए उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी और वो चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले पार्टिकल की जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारे पास हाफ M1V1 स्क्वायर होगी। अब V जो है वो आपको पता है R ओमेगा के बराबर होता है। इसकी जगह पर R ओमेगा पुटिंग, R जो है लीनियर प्रॉपर्टी है लेकिन ओमेगा जो है ये रोटेशनल प्रॉपर्टी है। तो ओमेगा सब के लिए सेम होगा लेकिन R सब के लिए क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। तो यहाँ पर आप V की जगह R ओमेगा पुट करेंगे तो R1 ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ओपन करेंगे R1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास जो पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आई है वो हाफ M1 R1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। दूसरे पार्टिकल की भी इसी तरह, तीसरे की, चौथे की एंड सो ऑन, nth पार्टिकल की भी हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली। अब हम ये चाहते हैं कि इस पूरी बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो डेफिनेटली हम सब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का सम फाइंड करेंगे। सब का काइनेटिक एनर्जी का सम फाइंड करने के लिए सबको ऐड कर लिया, सबको ऐड करेंगे। अब इन सब के अंदर जो ओमेगा स्क्वायर है वो कॉमन है, तो ओमेगा स्क्वायर को कॉमन कर लिया। अब हमारे पास जो फैक्टर बचा है वो इस तरह का है, हाफ M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस Mn, मतलब सो ऑन M3 R3 का स्क्वायर एंड सो ऑन Mn इंटू Rn का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, हाफ कॉमन कर लें, यहाँ पर हाफ भी है 1/2, और इसके ऊपर आप क्या करेंगे, सिग्मा अप्लाई करेंगे कि सेम हमारे पास इसकी तरतीब बिल्कुल सेम चल रही है, इस वजह से हम इसके ऊपर सिग्मा अप्लाई कर सकते हैं। I इज इक्वल टू 1 to 1 MI/RI का स्केयर इसके साथ हाफ है फार्मूले में, तो वो मिस हो गया है। इसकी जगह पर हम आई यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी बॉडी के जितने स्मॉल पार्टिकल्स हैं सब के इनर्शिया का सम को शो कर रहा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, सब के इनर्शिया का जो सब सम करेंगे, आपके पास 10 रुपीज़ हैं, 20 रुपीज़ हैं, सबको सम करेंगे फिर भी वो रुपीज़ ही आएंगे। इस तरह सब पार्टिकल के इनर्शिया के सम को शो कर रहा है, इसका मतलब ये टोटल इनर्शिया को शो कर रहा है बॉडी के। तो हम इसकी जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, और ये हाफ ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू मेगा स्केयर। मैंने आपको बताया था लीनियर के केस में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ mv स्केयर होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के केस में m की जगह पर हम आई यूज़ करते हैं और वेलोसिटी की जगह पर एंगुलर वेलोसिटी यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्केयर मीन हाफ mv स्केयर टाइप ही है, ठीक है। वेयर I is the moment of inertia, this is expression of rotational kinetic energy of the body।
अब हम इसकी फर्दर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि हम इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो हमारे पास जो मशीनरी होती है उसमें फ्लाई व्हील्स होते हैं जो कि उसकी शाफ्ट को कंट्रोल करते हैं उसको स्मूथ चलाने के लिए। तो यहाँ पर वहाँ पर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज पुट टू प्रैक्टिकल यूज बाय फ्लाई व्हील व्हिच आर एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनी इंजन। अ फ्लाई व्हील स्टोर्स एनर्जी बिटवीन द पावर स्ट्रोक्स ऑफ द पिस्टन। आपने देखा होगा कि नहीं, वो आपके एफएससी पार्ट 2 के लास्ट जो टॉपिक्स हैं वहाँ पर इंजन के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ आपको स्टॉक्स के बारे, पावर स्टॉक्स के बारे में भी बताएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। तो वहाँ पर आपको बताऊंगा फ्लाई व्हील्स क्या होते हैं बेसिकली। वहाँ पर आपको क्लियर डायग्राम दिखाऊंगा सो दैट द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द फुल रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट एंड हेंस द रोटेशन रिमेन स्मूथ। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इसको शाफ्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास उसकी रोटेशन जो है वो स्मूथ हो सके। अब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप फाइंड करते हैं। कल जब लेक्चर एंड हुआ था वहाँ पर मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी जहाँ पर मुख्तलफ जो फिगर्स हैं उनकी काइनेटिक उनकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनकी वैल्यू लिखी हुई थी, उनका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क के लिए हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ करेंगे वो भी डिस्क का ही यूज़ करेंगे। तो आई बराबर हाफ एम आर स्केयर। अब यहाँ पर हमारे पास जो आई की वैल्यू है वो ये डिस्क के लिए दी हुई है। इस फार्मूले के अंदर आई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क आएगी वो 1/4 एम वी स्केयर आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद हुप के लिए हमारे पास आई जो था वो एम आर स्केयर था। आपके पास लास्ट लेक्चर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आई की वैल्यू आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी रोटेशनल वो हाफ एम आर स्केयर इंटू ओमेगा स्केयर हो जाएगी। किसी तरह ओमेगा की जगह पर आर ओमेगा यूज करेंगे, आर स्केयर ओमेगा की जगह पर हम वी लिख सकते हैं, आर ओमेगा चेंज हो जाएगा वी स्केयर में। तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ लीनियर कंपोनेंट्स भी हम लिख सकते हैं 1/2 एम वी स्केयर के बराबर है। ठीक है। अब जब एक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मूव कर रहा होता है तो यहाँ पर इस बात को समझाने के लिए ये आपके पास डायग्राम है। ये देखें, ये जो बॉडी है ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर मूव करेगा तो यहाँ पर ये जो इसका मिड वाला पार्टिकल है यानी इसका सेंटर जो है ये तो ऐसे रोटेट नहीं ना करता, ये तो बिल्कुल सीधा मूव कर रहा होता है ऐसे। लेकिन जो इसके बाहर के पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे रोटेट कर रहे होते हैं इस एक्सिस के लिए। यानी एक्सिस के ऊपर जो मौजूद पार्टिकल होते हैं उनकी एनर्जी उनकी जो मोशन होती है वो ट्रांसलेटरी होती है। लेकिन जो हमारे पास बाकी पार्टिकल होते हैं वो जो है वो रोटेटरी मोशन कर रहे होते हैं, यानी रोटेट कर रहे होते हैं, एंगुलर मोशन को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है। अब जब किसी डिस्क को या हुप को आप किसी इंक्लाइंड प्लेन से फेंकेंगे यानी रोटेट करवाएंगे, मूव करवाएंगे तो डेफिनेटली जो उसका मिड होगा, सेंटर होगा, वो डेफिनेटली लीनियर मूव करेगा और जो हमारे पास बाकी पार्टिकल हैं वो हमारे पास एंगुलर मोशन में मूव करेंगे। तो हमारे पास जो उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो दो हिस्सों में चेंज होगी। एक तो काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी यानी ट्रांसलेटरी मोशन वाली काइनेटिक स्ट्रेट पाथ वाली जो हम काइनेटिक एनर्जी जिसके बारे में आप पहले से पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो डाउनवर्ड मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन व्हेन बोथ डिस्क एंड हुप स्टार्ट मूविंग डाउन an inclined plane of height h, their motion consists of both rotational and translational motion if no energy is lost against friction। यानी कि ये जो हमने प्लेन लिया हुआ ये फ्रिक्शन लेस है। the total kinetic energy of disk or hoop on reaching the bottom of inclined plane must be equal to its potential energy। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वही इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। ठीक है। स्पीड ऑफ डिस्क एट द बॉटम, हम यहाँ पर बॉटम के ऊपर जो स्पीड ऑफ डिस्क होगी हमारे पास ये देखें जी, ये पहले है जी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अभी हमने इसका फार्मूला निकाला है वो आपके पास हाफ एम वी स्केयर होती है और दूसरी जो इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ एम वी स्केयर के बराबर होती है। ये जनरल फार्मूला आपको पता होगा। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच के बराबर होती है। तो यहाँ पर एम वी स्केयर दोनों में से कॉमन आ रहा है तो एम वी स्केयर एज इट इज 1/4 प्लस 1/2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है। अब एम से कैंसिल हो गया, यहाँ पर वी स्केयर को हम वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं
इसके बॉटम के ऊपर, तो हम ये क्योंकि वी स्केयर है इसको इधर ही रहने दें। ये 4 डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आप इसके अंडर रूट लेंगे तो v बराबर आ जाएगा अंडर रूट 4/3 इंटू जी एच। ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ हुप एट द बॉटम। आप हुप के लिए आपको पता है जो आपने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाली वो हाफ एम वी स्केयर होता है, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी आपको पता है हाफ एम वी स्केयर होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास एम वी स्केयर आ जाएगा। हाफ प्लस हाफ 1 के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पर 1 शो नहीं किया हुआ, एम से कैंसिल हो गया, जी एच बराबर आ गया वी स्केयर के। अब अगर हमें वी की वैल्यू चाहिए तो हम इसका अंडर रूट लेंगे, वी बराबर आ जाएगा अंडर रूट जी एच। ठीक है। तो यहाँ से हम कंक्लूड क्या करते हैं, ये देखें इसके केस में भी जी एच था, अंडर रूट के साथ 4/3 है, 4 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। इसका मतलब जो हमारे पास डिस्क होगी बॉटम के ऊपर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और जो हुप होगी उसकी स्पीड कम होगी। ये तब होगा जब इन दोनों के मैथ सेम है। यहाँ पर हमने मैथ सेम लिया होगा। अगर मैथ चेंज होता है तो उसके लिए डिफरेंट केसेस हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पर लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ डिस्क ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज ग्रेटर देन हुप। ठीक है। यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया। अब मैंने आपको बताया था कि मैं लेक्चर के एंड के ऊपर आपको एक टेबल बना के दूंगा जो लीनियर और एंगुलर मोशन के दरमियान आपको रिलेशन शो करेगा, यानी आप उससे कुछ वैल्यूज निकाल सकते हैं इन फार्मूलों का इस्तेमाल करके। यहाँ पर लिखा भी हुआ है S इक्वल टू वी टी, ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है। क्योंकि एंगुलर मोशन के केस में डिस्टेंस थीटा होता है और v जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, और t एज इट इज। ठीक है। तो s इक्वल टू वी टी किस में कन्वर्ट हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी में। ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये चेंज हो जाती है ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ये चेंज हो एस की जगह पर हम थीटा यूज करेंगे, वी आई की जगह पर ओमेगा आई और एक्सेलरेशन की जगह पर अल्फा यूज करेंगे। तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्केयर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है 2as इंटू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब यहाँ पर ए की जगह पर अल्फा, एस की जगह पर थीटा और वी एफ की जगह पर ओमेगा एफ और वी आई की जगह पर ओमेगा आई यूज करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ का स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर। ठीक है। उसके बाद एफ इज इक्वल टू एम ए, एम ए यहाँ पर आपको बताया था एफ जो लीनियर के केस में हमारे पास एफ फोर्स होती है वो एफ होती है, लेकिन एंगुलर मोशन के केस में वही हमारे पास टॉर्क होता है, तो एफ रिप्लेस होगा टॉर्क से। और मैस जो होता है लीनियर के केस में हमारे पास जो मैस का करेक्टर होता है या रोल होता है, एंगुलर मोशन के केस में वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का रोल होता है। तो एम रिप्लेस होगा आई से और एक्सेलरेशन रिप्लेस होगा अल्फा से, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो आपका जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ है वो उसकी इक्वेशन बन जाएगी टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। इसी तरह जो हमारे पास मोमेंटम होता है वो हमारे पास लीनियर के केस में एम भी होता है, एंगुलर के केस में आई ओमेगा होता है। ठीक है। क्योंकि एम रिप्लेस होता है आई से और वी रिप्लेस होता है ओमेगा से। इसी तरह जो फोर्स हमारे पास लीनियर के केस में होती है डेल्टा पी ओवर टी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस अ फोर्स। ये मोमेंटम का सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से रिलेशन था, वो हमारे पास चेंज होता है टॉज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाय डेल्टा टी से। इसी तरह जो हमारे पास वर्क डन होता है इन द केस ऑफ लीनियर मोशन वो बराबर होता है एफ इंटू डी, एफ रिप्लेस होगा टॉ से और डी रिप्लेस हो जाता है थीटा से, यानी क्योंकि डी जो है वो लीनियर डिस्टेंस है और थीटा एंगुलर डिस्टेंस है, तो आपका वर्क डन जो होगा वो टॉ थीटा के बराबर आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास प्रेशर का यूनिट एफ एफ इंटू वी है, तो एफ इंटू वी चेंज होता है टॉ इंटू ओमेगा से। इसी तरह जो हमारे पास टोटल लीनियर ये पी इज इक्वल टू एफ इंटू वी, ये हमारे पास प्रेशर का है, ये मोमेंटम नहीं है। नीचे वाला जो पी है ये मोमेंटम के लिए है, पी टोटल इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। और इसके बरक्स जो हमारे पास एंगुलर केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है वो भी कांस्टेंट होता है।
इसी तरह जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ एम बी स्क्वायर होता है, और जो रोटेशनल मोशन के केस में काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो यानी कि आपका जो लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर मोशन की इक्वेशंस हैं डिफरेंट, उनको एंगुलर मोशंस की इक्वेशन में किस तरह कन्वर्ट किया हुआ है, बेसिक जो चीज़ है उसको समझने की ज़रूरत है कि एस थीटा से रिप्लेस होगा, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से चेंज होगी, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन से चेंज होगा, मास जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से चेंज होगा, जो फोर्स है वो टॉर्क से चेंज होगी, और जो हमारे पास मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम से चेंज हो जाएगा। तो आपके पास जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो एंगुलर इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसके साथ हमारा आज का लेक्चर जो है